हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 5 लेजिस्लेचर। तो हमने इम्पोर्टेंस देखी इलेक्शन की, है ना। हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्शन कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और मेथड किस तरीके से हमारे यहाँ इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, है ना। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एफपीटीपी जो सिस्टम हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है। और फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है। हमने डिफरेंस भी देखा था इनमें, है ना, पहले के चैप्टर्स में। फिर उसके बाद में हमने एग्जीक्यूटिव के थ्रू सारी चीजें समझी, है ना, कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं। अब लेजिस्लेचर जो होते हैं ना, मतलब कि सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे हुए हैं स्टेट लेवल में। तो वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वो काम करते हैं जनता के बिहाफ में, है ना। मतलब कि हमारे देश में इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी लोग जाकर के वहां बैठकर डिसीजन लें, है ना। इसीलिए कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है और फिर वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन करके लॉ मेकिंग का काम करते हैं और देश को चलाते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्टेड लेजिस्लेचर जो है ना, जो हमारी एमपीज हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट में, और एमएलएज जो हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं। जो हमारे इलेक्टेड लेजिस्लेचर है ना, उनकी फंक्शनिंग के बारे में देखेंगे। लेजिस्लेचर क्या काम करते हैं, लॉ मेकिंग का काम करते हैं। और भी चीजें जानेंगे और ये मेंटेन करके रखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। हम इस चैप्टर में और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कि पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स होते हैं, उनकी फंक्शनिंग, वो काम वगैरह क्या करते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर जो इंडिया में है ना, उसके बारे में भी। और इम्पोर्टेंस देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि लेजिस्लेचर कितने इम्पोर्टेंट है और फंक्शंस एंड पावर्स क्या है पार्लियामेंट की। लॉ मेकिंग प्रोसीजर कैसे होता है। एंड लॉ मेकिंग जो पार्लियामेंट जो है ना, वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। जो एमपीज होते हैं ना, सारे के सारे एमपी हो गए लेजिस्लेचर। इन एमपीज में से ही कुछ जो एमपी होंगे एक पॉलिटिकल पार्टी के बिलोंग करते हैं उससे, और उनकी मेजोरिटी है वहां पर पार्लियामेंट में। तो वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट अपने आप को, जो पार्लियामेंट जो है रेगुलेट कैसे करती है चीजों को, तो वो सारी चीजें देखेंगे हम, ठीक है। तो हमें पार्लियामेंट की जरूरत है क्यों, है। तो पहले क्वेश्चन तो ये आता है। लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग बॉडी, तो कह देते कि लेजिस्लेचर है तो लॉ मेकिंग का काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन का काम करेंगे, जुडिशरी लॉ को देखेंगे कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। पर लेजिस्लेचर के और भी काम होते हैं लॉ मेकिंग के अलावा भी। लॉ मेकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लेजिस्लेचर का। एक फंक्शन है पर ही। इट इज द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। तो यही सेंटर है जहां पर सारी की सारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो प्रोसेस होती है वो, ठीक है। तो ना लेजिस्लेचर में कई सारी चीजें होती है, इसमें इसमें काम भी होता है। लोग वहां से उठ के भी चले जाते हैं पार्लियामेंट से। प्रोटेस्ट भी बहुत होते हैं, आपने सुना होगा ना, जैसे कि प्रोसीडिंग्स दिखाते हैं पार्लियामेंट की, राज्यसभा लोकसभा की। तो कितना हल्ला करते हैं नेता लोग, है ना। कोऑपरेशन भी करते हैं, साथ में भी चलते हैं, ठीक है। साथ में भी कोई बिल पास करना होता है, सब साथ में भी आते हैं, डिबेट डिस्कशन भी होता है। और एक दूसरे के बीच में झगड़े भी होते हैं वहां पर, तो है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारी की सारी जो है, ये जो प्रोसेस है, सॉरी, तो इन सब चीज़ों का ना एक पर्पस होता है, मतलब कि इम्पोर्टेंट पर्पस है इन चीज़ों का। और आप बिलीव नहीं कर सकते कि एक जेन्युइन डेमोक्रेसी जो है ना, उसमें लेजिस्लेचर के बिना, वो जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनके बिना हो ही नहीं सकती। एफिशिएंट इफेक्टिव लेजिस्लेचर एंड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक जेन्युइन डेमोक्रेसी में। तो आप एक डेमोक्रेसी को इमेजिन ही नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट रिप्रेजेंटेटिव और एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर हेल्प करते हैं कि जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंटेबल ठहराए। अगर कोई गड़बड़ होती है लॉ में, जो नेता लोग कुछ भी गड़बड़ करते हैं, तो जनता उनको अकाउंटेबल ठहराती है कि तुम्हारी गलती की वजह से हुआ, अब तुम पावर में नहीं आओगे, है ना। इनको जो है फिर जनता का क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, ठीक है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बेसिस जो है ना रिप्रेजेंटेटिव का, ये है, ठीक है। मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंटेबल ठहराना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है।
ठीक है? पर डेमोक्रेसी ज़्यादातर डेमोक्रेसीज़ में ना लेजिस्लेचर जो है सेंट्रल प्लेस जो है अ, जो लेजिस्लेचर की सेंट्रल प्लेस जो है एग्जीक्यूटिव के पास जाती जा रही है। मतलब कि लेजिस्लेचर आजकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह नहीं गए हैं, एग्जीक्यूटिव के पास में सारी इम्पोर्टेंस जा रही है, ठीक है? तो इंडिया में भी आप देखोगे ना कैबिनेट जो होती है, जैसे कि देखो पीएम होते हैं, उनके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर उठा कर के वो कैबिनेट में डाल देते हैं, जो कि और छोटा फॉर्म होता है। जो कैबिनेट होता है और पीएम होते हैं, वही सारा डिसीजन ले लेते हैं। कैबिनेट है ना, वही पॉलिसीज वगैरह सारी बनाते हैं और एजेंडा सेट करते हैं गवर्नेंस के लिए और उसको आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है? तो इसको ना मतलब क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि पार्लियामेंट जो है ना वो डूबती जा रही है। मतलब पार्लियामेंट का रोल खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है? क्योंकि ना स्ट्रॉन्ग कैबिनेट हो ना, वो मेजॉरिटी रखते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है? स्ट्रॉन्ग कैबिनेट अभी देखो, अगर वन पार्टी सिस्टम जैसे कि एक पार्टी की बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी हो गई ना, तो फिर पार्लियामेंट का उतना रोल बचता नहीं है। पार्लियामेंट में ना वो सारे-सारे अपने के सारे जितने भी बिल होते हैं ना, फटाफट पास करवाते हैं विदाउट डिबेट एंड डिस्कशन और जल्दी से सारा काम करते रहते हैं। तो पार्लियामेंट का काम ही डिक्लाइन हो जाता है। बाकी सारे लेजिस्लेचर जो है ना, जो एमपीज़ जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है के हैं, उनका तो कुछ रोल बचता ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग लीडर को फेस करना पड़ता है पार्लियामेंट को एंड आंसर करना पड़ता है जो सेटिस्फेक्शन के लिए पार्लियामेंट की, ठीक है? अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडर है तो उसको फेस करना है पार्लियामेंट को, ठीक है? और जो भी वो, जैसे कि आपने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक है? वो भी एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो जो है बताते हैं चीजों को, ठीक है? अगर उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो डेमोक्रेटिक पोटेंशियल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में ही डिबेट एंड डिस्कशन होता है। सारी जो है गवर्नमेंट के ऊपर जो है कई सारे जो है वो लगाए जाते हैं, ठीक है? कि वो लोग ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट है ना, कुछ जनता के खिलाफ तो काम नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है? तो ये रिकॉग्नाइज करा गया है मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ डिबेट। तो पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट डेमोक्रेटिक है और ओपन फोरम है डिबेट का। अब तो ऑनलाइन सब कुछ आता है ना, यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाती है आपको प्रोसीडिंग, देखा होगा कितना हल्ला करते हैं वहां पर जितने भी एमपीज बैठे रहते हैं, है ना? तो इसका कंपोजिशन है जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो मतलब कि दूसरे ऑर्गन्स की तरह ही इसको भी मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, है ना? जो कंपोजिशन है, मतलब कि इसमें जितने भी मेंबर्स आते हैं ना, मतलब हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है? तो जो पावर है चूज एंड डिसमिस करने की गवर्नमेंट को, वो पार्लियामेंट के पास में है, ठीक है? अगर गवर्नमेंट की मेजॉरिटी खत्म हो जाती, मतलब कि इनके एमपी ज्यादा है ही नहीं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट नहीं, तो इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, गवर्नमेंट को फिर डिसॉल्व करवा दिया जाता है, फिर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा हो जाता है, फिर दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। समझे आप? अभी यहाँ पर व्हाई डू वी नीड टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? तो दो हाउसेस की क्यों जरूरत है पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट का मतलब होता है नेशनल लेजिस्लेचर, ठीक है? जो यूनियन लेवल पे होता है, जो टॉप लेवल पे होता है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं ना, वो होते हैं, पार्लियामेंट में काम होता है, ठीक है? तो लेजिस्लेचर जो स्टेट के होते हैं उसको स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स में उनके खुद की जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पर वो अपने स्टेट के एरिया के लिए जो लॉ मेकिंग का काम करते हैं। पार्लियामेंट इन इंडिया, जो पार्लियामेंट जो इंडिया की है ना, तो वो जो है उसमें 2 हाउसेज़ हैं, 2 हाउसेज़ हैं, ठीक है? तो 2 हाउसेज़ ऑफ द लेजिस्लेचर हैं, जो कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है? स्टेट लेवल पे भी और जो यूनियन लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, ठीक है? पर हर स्टेट में ना लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अब देखो, सॉरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, पार्लियामेंट में क्या होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट भी आते हैं, ठीक है? ये हो गए जो 2 हाउसेज़ पार्लियामेंट की। स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप राज्यसभा के इक्विवेलेंट मान सकते हो, लेजिस्लेटिव असेंबली को आप लोकसभा के इक्विवेलेंट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर स्टेट रखता है, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट नहीं रखता है, क्योंकि इसका खर्चा वगैरह बहुत ज्यादा आ जाता है और इतनी नीड भी नहीं रहती है इसकी। तो 6 स्टेट्स में बस है ये, ठीक है?
तो दोनों हाउसेस जो है इंडियन पार्लियामेंट के, तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है और राज्यसभा में स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, इसलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा हो गया। एंड हाउस ऑफ द पीपल, जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव, जो डायरेक्टली इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, उसको लोकसभा या फिर हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, स्टेट्स के ओपिनियन को कॉन्स्टिट्यूशन ने जो स्टेट्स को भी ऑप्शन दिया कि वो स्टैब्लिश कर सके या तो यूनिकैमरल और बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल जैसे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बस होगी, बाई कैमरल में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी, ठीक है। तो बाई कैमरल में ये हो जाएगा। आज के टाइम पर सिर्फ 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेटर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर ना, ये देखो 6 स्टेट्स में बस है। आंध्र प्रदेश में है, बिहार में, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। तो 6 स्टेट्स में बस है जो बाई कैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। प्रेजेंटली हमारा जो पॉलिटिकल मैप है ये है, ठीक है, इंडिया का। तो जब ये अगर आपसे कोई पूछे ना, तो इंडिया की कितनी बाउंड्रीज, मतलब कितने देश इंडिया की बाउंड्रीज को टच करते हैं, तो 7 कंट्रीज है, ठीक है। सबसे ज्यादा बाउंड्री टच करता है बांग्लादेश, फिर आता है चाइना। बांग्लादेश देखो यहाँ पर पूरा बाउंड्री कवर है इसका। यहाँ पर म्यांमार से भी टच होता है, पर बांग्लादेश की जो इंडिया के साथ में सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश की है, फिर चाइना की है, फिर पाकिस्तान की है, फिर नेपाल की है, ठीक है, फिर म्यांमार आता है, फिर भूटान आता है, और सबसे कम बाउंड्री जो है वो है किसकी, अफगानिस्तान के साथ में है, इंडिया की, ठीक है। अफगानिस्तान यहाँ पर टच करता है, ये पीओके वाला एरिया है जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी है, और यहाँ पर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये अक्षय चिन्ह वाला रीजन है जो कि चाइना ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सीन चल रहा है, ओके। तो ये बॉर्डर्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की बॉर्डर किन कंट्रीज के साथ में है, ठीक है। तो इतना समझ गए आप। अभी आगे देखते हैं। जो कंट्रीज होती है ना, जो बहुत बड़े साइज की होती हैं, जो बहुत ज्यादा डाइवर्स होती है, तो वो ना दो हाउसेस को प्रेफर करते हैं नेशनल लेजिस्लेचर में, ताकि रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, है ना, और रिप्रेजेंटेशन हो टू ऑल ज्योग्राफिकल रीजन्स और द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारा देश ना बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स भी है। देखो ना, आप इतने सारे जो मतलब इतना बड़ा देश है और इतनी सारी जो स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, तो सबकी रिप्रेजेंटेशन होना, सारे ज्योग्राफिकल यूनिट की, है ना, हर स्टेट की, और हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, जैसे कि विमेन की, SC ST की, ठीक है, और हाँ, और भी सबकी, मतलब कि सारे लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसलिए दो हाउसेस रखे हुए हैं हमारे यहाँ, ठीक है, नेशनल लेजिस्लेचर में। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है ना, उसका एक और एडवांटेज होता है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर में ना पॉसिबल होता है कि हर एक डिसीजन को रिकंसीडर किया जाए। अगर लोकसभा से कोई बिल पास हुआ है, तो राज्यसभा में भी अच्छे खासे एजुकेटेड लोग होते हैं, वहां पर भी दोबारा से उसको रिकंसीडर किया जाएगा, डिबेट एंड डिस्कशन होगा, तो दो दो बार होने के बाद वो अच्छा लॉ और पॉलिसी जो भी बनाई जाएगी वो अच्छी होगी, ठीक है। हर एक डिसीजन जो है एक हाउस से लिया जाता है, फिर वो दूसरे हाउस में जाता है, चाहे वो राज्यसभा से लॉ ओरिजिनेट हुआ, सॉरी, जो बिल ओरिजिनेट हुआ हो, बिल में साइन हो जाता है, तो फिर वो लॉ बन जाता है, ठीक है। या फिर वो राज्यसभा से हो, अगर राज्यसभा से होता है तो वो लोकसभा में जाता है, लोकसभा से होता है राज्यसभा में। ये दोनों हाउस जब उसको पास कर देते हैं, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, फिर वो कानून बन जाता है, ठीक है। तो हर एक बिल जो है, पॉलिसी है, उसको डिस्कस किया जाता है दो दो बार। इससे ना डबल चेक हो जाता है हर मैटर में। इवन जो हाउस होता है ना, अगर एक हाउस जो है डिसीजन लेता है जल्दी जल्दी में, तो दूसरा हाउस जो है ना, उसको जो फिर से डिस्कशन हो जाता है दूसरे हाउस में। ऐसा भी होता है कि लोकसभा मेजोरिटी है तो फटाफट बिल को पास करें और आगे बढ़ा दें, ठीक है। तो चांसेस रहते हैं कि राज्यसभा में उस पर डिबेट एंड डिस्कशन होगा, ठीक है, और फिर उसको रिकंसीडर किया जाएगा। तो राज्यसभा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब दूसरे हाउस का होना अच्छा होता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर में। तो यहाँ पर ना पूर्णिमा बनर्जी कहती है कि अपर हाउस जो है अच्छे खासे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, यूजफुल फंक्शन बॉडी है, रिवाइजिंग बॉडी है, ठीक है। दोबारा से कोई भी जो लॉ, जो भी बिल लाया जाएगा, उसको रिव्यू किया जा सकता है, और व्यूज जो है उसको काउंट किया जा सकता है, वोट नहीं, व्यूज, ठीक है। मतलब लोगों के ओपिनियन जरूरी होते हैं, है ना। और
जो भी बिल है उसकी सारी की सारी चीजों पर डिस्कशन किया जाता है। आप सुन भी सकते हो, है ना। प्रोसीडिंग्स आती है लोकसभा एंड राज्यसभा की, आपको पता चलेगा किस तरीके से डिबेट एंड डिस्कशन किया जाता है ना। ओके, तो इतना समझ गए। अब राज्यसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया राज्यसभा। ईच ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, उनका जो है डिफरेंट बेसिस होता है रिप्रेजेंटेशन का। मतलब राज्यसभा के मेंबर्स अलग है, इनके इलेक्शन का पैटर्न अलग है। लोकसभा के मेंबर्स अलग है, और लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं ना वो भी अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा जो है ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, राज्यसभा में क्या है, स्टेट्स जो है ना उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। जो हमारे यहाँ 28 स्टेट्स है ना उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, और जो हमारे यहाँ 8 यूनियन टेरिटरीज है उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है राज्यसभा में, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोग, है ना। तो इनडायरेक्टली इलेक्शन कैसे होता है, मतलब कि इसमें ना एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है जो स्टेट लेवल पे, वो लोग वोट करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में। ठीक है, तो जो रेसिडेंट होते हैं स्टेट के वो इलेक्ट करते हैं मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और इसमें चूज किए जाते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। फिर ये एमएलए जो है ना ये वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और राज्यसभा के इलेक्शन में, और चूज करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। समझे आप। तो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये जो है इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ द जो राज्यसभा को। तो इमेजिन करते हैं टू डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सेकंड चैम्बर। मतलब हम सोच रहे हैं इसके बारे में, दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपन, है ना। तो एक तरीका तो ऐसा होगा, सभी लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो, जो भी हमारे मतलब कि हमारे जो कंट्री में है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड पॉपुलेशन, मतलब कि सारे स्टेट को दो दो सीट बांट दो फॉर एग्जाम्पल। ओके, या फिर एक एक सीट बांट दो। यूएस में ऐसे ही होता है, उनके यहाँ जितने स्टेट्स है ना सबको इक्वली सीट मिलती है। अगर एक स्टेट को दो मिली है तो बाकी सारे स्टेट को भी दो ही मिलेगी सीट्स, है ना। तो इस तरीके का सीन चलता है। और एक तरीका होता है, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, सभी लोगों को इक्वली सीट बांट दी। तो इसमें ना सभी स्टेट्स के बीच में जो है कोई दिक्कत नहीं आती, सभी लोगों को इक्वल सीट। अभी क्या होता है हमारे देश में, पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट बांटी जाती है। अब उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, तो इनको सबसे ज्यादा सीट मिल जाती है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन के बेसिस पे, जैसे कि 10 लाख पे एक सीट मान लो, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर 10 लाख पॉपुलेशन वहां पर एक, अब उत्तर प्रदेश में तो मिनी इंडिया कह देते हैं, इतना सारी पॉपुलेशन है। और अगर साउथ में देखो, तमिलनाडु में कम पॉपुलेशन, केरला में कम पॉपुलेशन, सिक्किम में कम पॉपुलेशन, है ना। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन घट जाती है। ठीक है, मतलब कि इनकी सीट्स कम हो जाती है। रिप्रेजेंटेशन तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली होती है ना। तो दूसरे तरीके में अगर देखें तो रिप्रेजेंटेशन दी जाए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो ये सेकेंड मेथड जो है, ये हर एक रीजन और पार्ट्स को जो है, जहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां पर उनके रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा हो जाते हैं सेकंड चैम्बर में। सेकंड चैम्बर लोकसभा जो है हमारा, तो लोकसभा में जो है अगर देखें अपन, तो अगर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, जो जहाँ पर कम पॉपुलेशन होगी वहां पर कम रिप्रेजेंट, मतलब कि कम सीट दी जाएंगी। ठीक है, तो यूएस में देखें ना तो हर एक स्टेट जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सेनेट में उनकी। तो इससे ना इंश्योर होती है इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, मतलब कि सभी स्टेट्स को इक्वली जो ट्रीट किया जा रहा है, सभी लोगों को जो है इक्वल सीट दी गई है ना। तो स्टेट्स के बीच में ऐसे फिर झगड़े नहीं होते हैं। बट इसका मतलब ये भी होता है कि छोटे स्टेट जो है, बहुत ही छोटे से स्टेट है, उसमें कम पॉपुलेशन है, उनको भी सेम रिप्रेजेंटेशन मिलेगी बड़े वाले स्टेट में जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इस सिस्टम की वजह से ना रिप्रेजेंटेशन जो अडॉप्ट किया गया राज्यसभा में डिफरेंट है यूएस से। ठीक है, जो राज्यसभा में सिस्टम अडॉप्ट किया गया है ना रिप्रेजेंटेशन का, वो अलग है यूएस के सिस्टम से। यूएस में हर एक स्टेट को इक्वल सीट दी जाती है, पर जो नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट हैज बीन फिक्स्ड बाय द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी हमारे यहाँ राज्यसभा में जो कितने मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, जो है ना कितने मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, वो फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया, फर्स्ट शेड्यूल में जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के प्रोविजन दिए गए हैं। ओके, सेकेंड शेड्यूल में सैलरी वगैरह से रिलेटेड है। थर्ड शेड्यूल में किस तरीके से जो क्या लॉ में, सॉरी, ओथ वगैरह दी जाती है ना, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह और जो सभी लोगों को ओथ दी जाती है, तो उसके बारे में दिया थर्ड शेड्यूल में, है ना। फिर फोर्थ शेड्यूल में जो है
जो राज्यसभा की सीट का एलोकेशन के बारे में दिया हुआ है। तो जो अमेरिका में होता है ना, वो इक्वालिटी नहीं है, ठीक है? मतलब कि सॉरी, इक्वल सिस्टम जो दिया जाता है अमेरिका का, जो रिप्रेजेंटेशन का राज्यसभा का, अगर हम वैसा फॉलो करें तो क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश में अगर देखो तो पॉपुलेशन 1998 की पॉपुलेशन देखें 12 लाख थी, तो इनको इक्वल सीट मिलती सिक्किम के बराबर। सिक्किम की पॉपुलेशन 6.10 लाख है ना? तो मतलब आप देखो तो पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ पर कम हो गया ना यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी इक्वल सीट मिली सिक्किम के बराबर, है ना? तो फार्मर्स जो थे, फ्रेमर्स, सॉरी फार्मर्स कह रहे हैं, फ्रेमर्स जो थे हमारे संविधान के, मतलब कि संविधान बनाने वाले, तो वो चाहते थे कि ऐसी चीज़ ना हो, है ना? इसकी वजह से जो है रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, है ना? तो स्टेट्स जो लार्जर पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स दिए जाते हैं स्टेट में, और जिनकी कम पॉपुलेशन है उनको कम मिलते हैं। इसलिए देखो मोस्ट पॉपुलस जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसमें 31 मेंबर्स जाते हैं वहाँ से, मतलब 31 मेंबर्स जो होती हैं राज्यसभा में, ठीक है? क्योंकि पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है, जो स्टेट की है ना, और जो छोटा स्टेट है सिक्किम छोटा-सा स्टेट है ना? जैसे कि गोवा बहुत छोटा-सा स्टेट है, तो यहाँ जो है सिक्किम से 1 सीट बच जाती है राज्यसभा में, क्योंकि सिक्किम की पॉपुलेशन भी कम है ना? तो जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, उनका टर्म कितना होता है? 6 साल होता है, ठीक है? तो राज्यसभा में आप देखो तो राज्यसभा में इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली। इसमें जो सीट्स का एलोकेशन है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है ना? मतलब बड़े स्टेट को ज़्यादा सीट, छोटे स्टेट को कम सीट, और इनका जो मेंबर्स का टर्म होता है वो होता है 6 इयर्स, है ना? और इनको री-इलेक्ट भी हो सकते हैं, मतलब कि दोबारा से इनको चुना जा सकता है इलेक्शन के थ्रू, है ना? तो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, वो कंप्लीट करते हैं ना, मतलब कि सारे के सारे मेंबर का एक टाइम पर सारा टर्म खत्म नहीं होता है, मतलब कि सभी लोगों का अगर 6 साल है तो सबका 6 साल खत्म और खत्म हाउस, फिर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में एक और चीज़ डिफरेंट है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है राज्यसभा के वो अलग होते हैं, मतलब अपना टर्म खत्म करते हैं और फिर से इलेक्शन किए जाते हैं। इलेक्शन होते हैं फॉर दोज 1/3 सीट ओनली, तो मतलब कि राज्यसभा में ना हर 2 साल में, हर 2 इयर्स में 1/3 मेंबर्स जो हैं उनकी सीट खाली हो जाती है, उनका टर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। फिर उन सीट्स के लिए दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। तो राज्यसभा ना पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ठीक है? और परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो एडवांटेज होता है इस अरेंजमेंट का कि लोकसभा अगर डिसॉल्व भी हो जाए तो इलेक्शन अगर नहीं भी हुए हैं तो राज्यसभा काम कर लेगी, है ना? और जो भी चीज़ें हैं देश को चलाने के लिए वो सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि लोकसभा में ना 5 साल का टर्म होता है सबका, ठीक है, गवर्नमेंट का। बीच में भी गवर्नमेंट अगर खत्म हो जाती है तो दोबारा से फिर इलेक्शन वगैरह होते हैं, है ना? तो राज्यसभा डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है। अगर लोकसभा जो है खत्म हो गई है तो कुछ हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन, डिबेट एंड जो भी करना है, ठीक है, डिसीजन लेना है अपने देश को लेकर के। तो राज्यसभा तो है, एक हाउस तो है, वो काम कर लेंगे, है ना? तो इलेक्टेड मेंबर्स तो होते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा में ना 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएस जो होते हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं, पर इसमें 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है नॉमिनेट करते हैं जो 12 मेंबर्स को, ठीक है? तो ये डिफरेंट फील्ड से होते हैं, ये जो नॉमिनेशन होता है इन पर्सन्स का, जो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, जिनको एक्सपर्टीज होती है, नॉलेज होती है, जैसे कि लिटरेचर, आर्ट हो गया, साइंस हो गया एंड सोशल सर्विस हो गया, ठीक है? तो इन फील्ड से जो बिलॉन्ग करता है ना, और जिनको अच्छी खासी एक्सपर्टीज होती है, नॉलेज होती है, उनको 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, उनको डायरेक्टली मेंबर बना दिया जाता है ना? अब देखते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा जो है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लोकसभा हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनमें डायरेक्टली जनता चूज करती है अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को। तो इसमें जो इलेक्शन होता है ना, पूरे देश को डिवाइड किया जाता है किस पर? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इक्वली एज पर द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, है ना? स्टेट में भी होता है, स्टेट इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे देश को अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा, मतलब कि एज पर द पॉपुलेशन।
थोड़े-थोड़े भाग को डिवाइड किया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखो तो बहुत सारे लोग रहते हैं। एक ही एरिया में कहो मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर 200-300 लोग रह जाते होंगे, है ना? और अरुणाचल प्रदेश में देखो तो बहुत दूर-दूर लोग रहते हैं ना, स्पार्सली ऐसे ऐसे एरिया है, क्योंकि वहाँ माउंटेनियस रीजन है ना? तो हो सकता है कि इतने बड़े एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में एज़ पर द पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का इतना छोटा-सा एरिया हो जाए, एक मतलब कि एक जो यहाँ पर इतने से एरिया में खूब सारी पॉपुलेशन आ जाए, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ डिवाइड की जाती है एज़ पर द पॉपुलेशन। जैसे कि 10 लाख मान लिया अपन ने, तो 10 लाख हर एरिया की पॉपुलेशन होनी चाहिए वहाँ पर। यहाँ पर जो एमपीज़ खड़े होंगे, सॉरी एमपीज़ नहीं, कैंडिडेट जो खड़े होंगे, फिर उनमें से जीतता है जो, फिर वो इस पॉपुलेशन को रिप्रेज़ेंट करता है। तो वन रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो इलेक्ट होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पर्सन जिसकी 18 साल एज है, वो जो है वोट देने का अधिकार रखता है ना? तो वो वोट करते हैं, फिर लोग जो है चुने जाते हैं, है ना? तो वैल्यू वोट ऑफ हर एक इंडिविजुअल की वैल्यू जो है ना वोट की इक्वल है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन की वोट की वैल्यू ज़्यादा है और किसी की कम है। ठीक है? तो सभी पर्सन की वोट की वैल्यू इक्वल है ना? आज के टाइम पर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, मतलब कि लोकसभा के मेंबर्स कितने हैं? 543 हैं, तो उतनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ डिवाइड की जाती हैं। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ डिवाइड की जाती है, फिर उसमें से वो चूज़ किए जाते हैं, है ना? तो ये जो चेंज नहीं किया गया है 1971 के सेंसस तक, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, तो 1971 की पॉपुलेशन की एज़ पर द पॉपुलेशन, इस टाइम की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली ये डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। क्योंकि ना फिर क्या हो रहा था कि जो स्टेट की पॉपुलेशन कम कर रहे थे, जैसे कि साउथ के स्टेट, उन्होंने अपना जो भी स्टेप्स लिए और पॉपुलेशन को कम किया, पर नॉर्थ के स्टेट हैं पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ती जा रही पार्लियामेंट में, इनकी कम होती जा रही, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होता है। इसलिए ना जो है इसको पॉज पे रख दिया गया कि इसको ना बाद में चेंज किया जाएगा। ठीक है? तो अभी शायद तक 26 में किया जाएगा चेंज इसको, है ना? तो फिर ना मेंबर्स भी बढ़ जाएँगे जो लोकसभा में, सॉरी जो पार्लियामेंट में, है ना? क्योंकि फिर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मेंबर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो बन गया है इंडिया, है ना? तो लोकसभा जो है उसका 5 साल का टर्म होता है, ठीक है? तो इस चैप्टर में ना हमने देखा था अ कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, अगर किसी भी पार्टी जो है उसकी मेजॉरिटी नहीं है या फिर कोalition भी नहीं है, मतलब कि गठबंधन करके भी वो सरकार नहीं बना पा रहे, ठीक है? या फिर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं, है ना? तो कई सारी चीज़ें होती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, कि वो डिसॉल्व कर दें लोकसभा को, ठीक है? दोबारा से फिर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, है ना? इतना समझ गए आप? अब हम देखेंगे पार्लियामेंट का काम। हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देख लिया, है ना? पार्लियामेंट का काम क्या होता है? व्हाट डज़ पार्लियामेंट डू? फंक्शन क्या होता है लेजिस्लेचर का? लेजिस्लेचर जो कि लॉ मेकिंग का काम करते हैं, एक फंक्शन तो आपको पता है। तो क्या दोनों हाउसेस जो पार्लियामेंट के हैं उनके सेम फंक्शंस हैं? ठीक है, तो डिफरेंस है क्या उनके पावर्स में, दोनों हाउसेस की पावर्स में, है ना? तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। लॉ मेकिंग के अलावा पार्लियामेंट जो है उस कई सारे फंक्शंस होते हैं उनके। तो हम देखेंगे पार्लियामेंट के फंक्शन। पहला तो होता है लेजिस्लेटिव फंक्शन। ठीक है, पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेशन करती है कंट्री के लिए। डिस्पाइट वो चीफ लॉ मेकिंग बॉडी तो है ही, पार्लियामेंट जो है अप्रूव्स भी करते हैं लेजिस्लेशन को। मतलब कि चीफ लॉ मेकिंग आप कहते हो कि आपको लगता हो कि सारे के सारे एमपीज़ जो हैं वो लॉ मेकिंग का काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो लोग तो बस नेता बन के बैठे रहते हैं। मेन काम जो होता है ना ब्यूरोक्रेसी का होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू चुन के जाते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो डेपुटेशन पे वहाँ पर जाते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर काम करते हैं, ठीक है? जो एक्सपर्ट्स लोग बैठते हैं, वो लोग ये सारा काम करते हैं। एक्चुअल जो टास्क होता है ड्राफ्ट करने का बिल को, तो बिल को जो ड्राफ्ट किया जाता है वो ब्यूरोक्रेसी करती है, ठीक है? सुपरविज़न मिनिस्टर का होता है, मतलब मिनिस्टर बस आपको लगता है जो मिनिस्टर्स ये जो 60-70 साल के ये लोग जो बैठे हुए हैं कैबिनेट में, है ना? सॉरी जो लोकसभा जो राज्यसभा में बैठे हुए हैं, ये लोग काम करते होंगे, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये लोग प्रोटेस्ट बस करते हैं।
और मतलब इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये लोग कितना काम करते होंगे, हाँ? तो फिर होता है तो ब्यूरोक्रेसी ये काम करती है, ठीक है? तो सब्स जो होता है पर मेन चीज़ जो है ना सारा कंट्रोल रहता है कैबिनेट के हाथ में, ठीक है? मतलब उन्हीं मिनिस्टर्स के हाथ में ये कंट्रोल होता है कि टाइमिंग वगैरह डिसाइड करते हैं वो, कब बिल लेकर के आना है, ठीक है? इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट में, है ना? अप्रूव करेगा कोई भी बिल जो है अप्रूवल के कैबिनेट के, ठीक है, आ ही नहीं सकता, ठीक है? मेंबर्स जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल्स को बट उनके पास में चांसेस नहीं होते कि वो पास हो जाए, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। आप समझाएँ आपको देखो, एक ना होता है प्राइवेट मेंबर बिल होता है और एक होता है पब्लिक बिल होता है। तो ये तो गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है, इसके मिनिस्टर्स लाए जाते हैं, मिनिस्टर लेकर के आते हैं इसको बिल को। पर प्राइवेट मेंबर बिल अदर देन मिनिस्टर दूसरा कोई मिनिस्टर ना हो, बस वो एमपी हो ना अगर वो बिल लेकर के आता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। और इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं कि ये पास हो जाए, इसको पास नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट क्यों अपोज़िशन के बिल को पास करेगी? हाँ, दूसरे को उनके मिनिस्टर्स हैं बिल लाने के लिए, तो वो ये काम करते हैं, ठीक है? अब देखते हैं सेकंड फंक्शन पार्लियामेंट का कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। जो हमने एग्जीक्यूटिव चैप्टर में भी पढ़ा कि पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट जो है कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को कि एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर के काम ना करे और रिस्पॉन्सिबल रहे जनता के प्रति, है ना? अपने दायरे से बाहर जाकर काम ना करे, जनता के वेलफेयर के लिए काम करें, ठीक है? कोई ऐसा पॉलिसी लॉ ना लाएँ जिससे जो है जनता अफेक्ट हो, ठीक है? तो इनको जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जनता के प्रति जिसने उनको इलेक्ट किया है, तभी तो डेमोक्रेसी है। इसके बारे में ना हम और डिटेल में जानेंगे अभी चैप्टर में, ठीक है? एग्ज़ीक्यूटिव किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है एग्ज़ीक्यूटिव को। एक होता है फाइनेंशियल फंक्शन, गवर्नमेंट जो है बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। अभी ना 24,000 करोड़ समथिंग 647 ऐसे ही कुछ आंकड़ा है, तो 24,000 से ज़्यादा जो है करोड़ दिया गया है रेलवे में जो 8 स्टेट्स में रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? तो इतना सारा पैसा सोचो आप इतना सारा पैसा खर्च किया जाता है। आपको पता है इतने सारे लोग टैक्स पे करते हैं, हर एक इंसान टैक्स पे करता है अपने देश में। जीएसटी के फॉर्म में अगर आप एक छोटा-सा बिस्किट का पैकेट लेते हो ना, उस पे भी जीएसटी लगता है। ठीक है? आप जो इंटरनेट के लिए रिचार्ज करवाते हो, उस पे भी जीएसटी लगता है। हर एक चीज़ पे आप जीएसटी पे करते हो। तो अगर जो इंसान कमाता नहीं ना, वो भी टैक्स पे करता है अपने देश में। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है और डायरेक्ट टैक्स तो आपको पता ही है, जो आपके पेरेंट्स पे करते हैं, है ना? जिनकी जॉब होती है, वो लोग जो है टैक्स के दायरे में आते हैं, तो वो लोग टैक्स पे करते हैं। सारा का सारा टैक्स जो है, ये लोग मिडल क्लास से ही कंज़्यूम क मतलब लेते हैं ये लोग, है ना? जो अमीर लोग हैं, वो तो बच जाते हैं लूप होल्स देख कर के, ठीक है? कहीं न कहीं से वो अपना बचा लेते हैं। और गवर्नमेंट फिर इन टैक्स का क्या होता है, ये लोग इतना टैक्स लेते हैं, पर ये टैक्स के बराबर सर्विसेज़ प्रोवाइड नहीं करती गवर्नमेंट, इसलिए जनता जो है नाराज़ रहते हैं क्योंकि फिर टैक्स की चोरी करते ही हैं लोग। बताओ अगर ढंग से पब्लिक टॉयलेट्स हों, ठीक है, अच्छी रोड बनी हो, हेल्थ की सर्विस आप अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हालात देखें कैसे रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल देखा है आपने कैसा रहता है, मतलब वहाँ पर ना आज भी कई स्कूलों में तो बच्चे फट्टी पे बैठ के पढ़ते हैं, जो पट्टी होती ना उसपे, वहाँ पर बेंचेस तक नहीं होती है ना? दीवार गिर जाती है, पानी चूता है, ऐसी हालात में वो पढ़ते हैं। तो मतलब क्या ही सिचुएशन है, इतना टैक्स लेने के बाद भी आप हेल्थ एजुकेशन तो ढंग से प्रोवाइड कर दो, है ना? तो होती है और हर पॉलिटिकल पार्टी सेम है, ऐसा नहीं है कि प्रेज़ेंट या फिर जो फ्यूचर की जो थी वो, ये लोग ना अपने फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं मैक्सिमम, इनको पावर में रहना है, टैक्स लो और फिर टैक्स में फिर स्कीम के थ्रू पैसा निकालो, वो स्कीम का पैसा सारे के सारे नेता अपने जेब में भर लेते हैं। है ना? तो इतना टैक्स ले रहे हो तो सर्विसेज़ तो प्रोवाइड करो। तो फाइनेंशियल फंक्शन होता है गवर्नमेंट का, वो स्पेंड करते हैं बहुत सारा पैसा कई सारे मैटर्स में, ठीक है? तो कहाँ से आता है ये पैसा, है ना? हर एक गवर्नमेंट जो है ना रेज़ करती है रिसोर्सेज़ थ्रू टैक्सेशन आपने देखा होगा। पानी का भी टैक्स जाता है अपना, है ना? कचरे का भी जाने लगता है, अब वो कचरे का भी जा रहा है, ठीक है? फिर भी साफ नहीं हो रही रोड, है ना? तो फिर उसके बाद में जो हाउस टैक्स जो म्युनिसिपैलिटी को जाता है ये सारा टैक्स तो, बाकी जो इनकम वगैरह का रहता है ना जीएसटी और जो इनकम टैक्स रहता है, कॉर्पोरेशन टैक्स ये सब गवर्नमेंट के पास में जाता है ना? जो नेशनल गवर्नमेंट होती है। फिर फाइनेंस कमीशन इसको जो है क्या करते हैं टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी सॉरी यूनियन।
तो इसमें देखिए ना, डेमोक्रेसी में तो लेजिस्लेचर कंट्रोल करते हैं टैक्सेशन को, ठीक है? जो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बजट लेकर के आती है, फिर टैक्स स्लैब दिखाती है ना? कि कितना-कितना टैक्स लगेगा, कितने-कितने लोगों मतलब कि, और फिर जीएसटी काउंसिल जो है डिसाइड करते हैं कि कितने प्रोडक्ट में कितना जीएसटी लगेगा, है ना? तो आप देखना, जैसे कि अगर आपने कुछ खरीदा होगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, तो आपको उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी ऐसा लिखा होगा। ठीक है? और एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, तो ऐसा लिखा होगा, आपने देखा होगा कितना परसेंट लगता है, आप कैलकुलेट करके देखना कितना टैक्स जाता है उसमें, है ना? तो मनी जो है ये सारी गवर्नमेंट के पास में जाती है और इसको यूज़ करते हैं फिर वो देश के डेवलपमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज़ करती है इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई भी टैक्स, अगर उनको लाना होता है ना, मतलब कि कोई नया टैक्स लेकर के आना है, तो इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा लोकसभा का। फाइनेंशियल पावर होती है पार्लियामेंट की कि वो रिसोर्सेज़ देते हैं, पैसे देते हैं क्या, जब लोकसभा जैसे कि जो पार्लियामेंट में ना वो पास करवाते हैं जो कि इस मिनिस्ट्री को इतने पैसे देने हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? और इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम्स के लिए, तो ये सारा काम चलता है वहाँ पर, ठीक है? जो पैसे वगैरह एलोकेट किए जाते हैं अलग-अलग मिनिस्ट्री को, डिफेंस के लिए इतना बजट जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है, ये क्या करते हैं, लेजिस्लेचर जो जितना भी पैसा वगैरह खर्च करते हैं ना, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को भी जो पार्लियामेंट के अंदर उनको ये सारी चीज़ें एलोकेट की जाती हैं। और पार्लियामेंट को इसका अकाउंट भी देना पड़ता है, सॉरी गवर्नमेंट को इसका बताना पड़ता है पार्लियामेंट में कि इतना पैसा यहाँ पर खर्च हुआ है, ठीक है? इतना पैसा जो है रिलीफ फंड में दिया गया है, अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तो उसमें। लेजिस्लेचर जो है इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट अगर ज़्यादा पैसे वग़ैरह पे कर देती है या फिर कम पैसे मतलब कि ये लोग ढंग से स्पेंड नहीं करते या फिर कोई घोटाला होता है ना, तो वो सारी चीज़ें भी सब कुछ रिवील हो जाता है इनका जब इनके पैसे का ये लोग ब्यौरा देते हैं सारा का सारा, ठीक है, पार्लियामेंट में। तो बजट एंड एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी, तो जो बजट होता है ना, बजट नहीं बोला जाता है हमारे यहाँ, ठीक है? सॉरी, जो पार्लियामेंट में, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि संविधान में लिखा गया है। बजट हम नॉर्मली ऐसे ही बोल देते हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 जो है आर्टिकल, संविधान में लिखा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि गवर्नमेंट को बजट लाना पड़ेगा हर साल, ठीक है? वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से इस सेक्टर में इतना पैसा देना है, ठीक है? डिफेंस में इतना खर्च करना है, ओके, तो दूसरे सेक्टर में ये डेवलपमेंट करना है, ये प्रोजेक्ट्स बनाने हैं देश में। तो ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल पावर होती है इनकी। अब आती है इनकी पावर रिप्रेजेंटेशन की, जो सॉरी पावर नहीं, मतलब कि जो राज्यसभा में ना, तो रिप्रेजेंटेशन सभी की होती है। पार्लियामेंट में ना रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्जेंट व्यूज, अलग-अलग व्यूज होते हैं मेंबर्स के। एक रीजनल लेवल पे अगर देखें, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक, रिलीजियस ग्रुप हो गए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो हर एक व्यूज को रिप्रेजेंट किया जाता है वहां पर कि अगर कुछ स्कीम वगैरह कुछ भी लॉ लाया गया तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी पे, ठीक है? किसी रिलीजन पे तो इम्पैक्ट नहीं होगा, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की है, मतलब कि इक्वल लॉ होगा सिविल मैटर्स में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा ना, मतलब कि मैरिज से रिलेटेड और जो डाइवोर्स से रिलेटेड और जितने भी जो सिविल लॉज होते हैं ना, जो ऐसा कि जो हर एक रिलीजन में डिफरेंट तरीके से होता है, तो कॉमन लेकर के आएंगे, सभी लोग इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है? जैसे कि ट्रैफिक रेगुलेशन है, हर एक सिटीजन को फॉलो करना है डिस्पाइट उनका कुछ भी रिलीजन हो, है ना? तो वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा, ये जो इंटरनल मैटर्स में। तो ये ला रहे, तो इस पे सोसाइटी जो सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना? महिलाओं के अधिकार इससे और ज़्यादा बढ़ेंगे, है ना? और जो रिलीजन के लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि तो ना हर एक चीज़ को ये हर एक व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, डिबेट करते हैं लोग, डिबेटिंग फंक्शन। अब देखो बहस होती है बहुत ज़्यादा। पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट फोरम है डिबेट का कंट्री में। पार्लियामेंट में खूब सारा डिबेट एंड डिस्कशन होता है। कोई लिमिटेशन नहीं है डिस्कशन की पावर पर, ठीक है? सभी लोगों को अच्छा खासा डिस्कशन करने का अधिकार है कि आप अपने व्यूज़ रख सकते हो वहाँ पर। मेंबर्स हैं, फ्री हैं कि वो बोल सके, ठीक है? किसी भी मैटर पे वो बोल सकते हैं बिना किसी डर के, ठीक है? और वो ना ऐसे मेक इट पॉसिबल, इसलिए ना पार्लियामेंट जो है हर एक इश्यू को अच्छे से एनालाइज करते हैं। हर एक इश्यू को जो है, जो भी जो नेशन है, हमारा देश है, उसको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो अच्छा खासा डिबेट एंड डिस्कशन होता है। बातचीत करने से सॉल्यूशन निकल के आता है ना चीज़ों का। तो डिस्कशन जो है ना बहुत ही
मतलब हार्ट समझो इसको डिसीजन मेकिंग का, ठीक है? तो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में जो दिल है, जो डिस्कशन, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिबेटिंग फंक्शन। अब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का? पार्लियामेंट जो है पावर है कि वो डिस्कस कर सके और चेंजेस वगैरह अगर उनको करने हैं संविधान में तो। संविधान में कई सारे चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कि अभी 106th अमेंडमेंट लेके आया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2023 का। इसमें 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा पार्लियामेंट में, जो जो लोकसभा है और लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसमें विमेन्स को जो है 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये क्या किया, बदलाव किया गया संविधान में और उसको ऐड किया गया। ठीक है। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था संविधान में 2015 में। तो बांग्लादेश के साथ में जब बाउंड्री डिस्प्यूट सुलझाए थे ना, तो बांग्लादेश एक मतलब कि एक पड़ोसी है अपना, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए उसको ना कई सारे एरिया जो इंडिया के थे वो ट्रांसफर किए गए थे। तो इसलिए उसमें संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ता है अगर आपको ऐसा कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि आप देश का कोई भी हिस्सा उठा करके किसी और को दे सकते हो। ठीक है, तो संविधान में चेंजेस किए गए थे। तो कोई भी चेंज करना होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो उस पे डिस्कशन किया जाता है और डिबेट किया जाता है, फिर चेंज किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर होती है दोनों हाउस के पास में सिमिलर, मतलब कि दोनों हाउस के पास में इक्वल पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इनको कुछ भी बदलाव करना है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी अमेंडमेंट किए गए हैं, अप्रूव किए गए हैं, स्पेशल मेजॉरिटी हमने आपको बताया था, 2/3 मेंबर्स जो हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% जो मेंबर्स होते हैं उनका भी जो सहमति होना, प्रेजेंट होना। ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी जो है, तो ये पूरा इतना इतना जब होता है ना, तब जा करके ये लोग क्या करते हैं, संविधान में कुछ बदलाव कर सकते हैं। अब इलेक्टोरल फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है। पार्लियामेंट इलेक्टोरल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो, इसमें सारे के सारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो पार्ट लेते हैं। प्रेसिडेंट में सारे इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो पार्ट लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट में ऑल इलेक्टेड चाहे नॉमिनेटेड मेंबर सारे के सारे पार्ट लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है। जुडिशियल फंक्शन होता है। जुडिशियल फंक्शन कैसे कि अगर प्रपोजल की रिमूव करना है प्रेसिडेंट को, ठीक है, तो ऐसा कोई प्रपोजल है कि रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट का या फिर वाइस प्रेसिडेंट का या फिर जजेस हो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, किसी को रिमूव करना है, तो इनको रिमूव करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, पता है? तो इनको रिमूव करने के लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। इनका पूरा प्रोसीजर है, तभी तो इतना स्ट्रांगली सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस दे पाते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है, तो हमने क्या समझा, राज्यसभा के फंक्शन समझे, नहीं पार्लियामेंट के, सॉरी, पार्लियामेंट के फंक्शन समझे हमने। लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल फंक्शन होता है इनका, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होती है और डिबेटिंग फंक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, इलेक्टोरल फंक्शन एंड जुडिशियल फंक्शन। ओके, तो अब आगे का चैप्टर ना हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।